थोड़ा सा लेट से आने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कई चीज़ें लगी थी इसीलिए हमें थोड़ा विलम्ब हो गया। आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, इसमें पूरे प्रदेश में ही एक कार्यक्रम चलाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, जिसमें जो रिटायर्ड हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, ऐसे लोगों को हर 75 जिले के जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और जहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे जो वहाँ का डिग्री कॉलेज है वहाँ के कैंपस में आमंत्रित किया गया, भेजा गया है। और यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज बना रही है, उसके बारे में बच्चों को एक प्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको बात बताई जाए। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे शिक्षाविद जो काशी विद्यापीठ से पधारे हैं, प्रोफेसर पांडे जी, हमारे जो विशेष सचिव सत्य प्रकाश जी, रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर अविनाश, और सभी मीडिया के बंधुओं, सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। 2-3 चीज़ें बस मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं आपके कैंपस में आया था और जिले में एक पॉजिटिव इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, बिजनेस सेंट्रिक एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड करने के लिए, और जो इनोवेटिव सोच वाले बच्चे हैं उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो आपसे बात करने के बाद पिछली बार मैंने विजिट भी किया था, एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और हाई स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्टेप से आप लोगों को जरूर फायदा होगा। आगे आने वाला समय आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। ये गवर्नमेंट अभी जिस रास्ते पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज 4 फरवरी है, आज लखनऊ में ही हायर एजुकेशन का एक वर्कशॉप हो रहा है, जिसमें मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के भी लोगों को इनवाइट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और प्राइवेट सेक्टर में कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाए, इस पे विचार चल रहा है। जो इन्वेस्टर समिट हमारी 10 से 12 के बीच में होने वाली है, 10, 11 और 12, उसमें भी हायर एजुकेशन का एक जो अलग सेगमेंट है वो 12 तारीख को प्लान किया गया है, जिसमें विदेशों से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। हमारे इंडिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो भी आ रही हैं, और वो सबके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। आगे आने वाले समय में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अभी आपने देखा होगा कई फेलोशिप स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी जो हमारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की गई, जिसमें बड़े कई 75 जिले में यूनिवर्सिटी से जो स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको भेजा गया है। स्टाइपेंड गवर्नमेंट दे रही है। हमारे यहाँ पे भी 2 ब्लॉक ऐसे आइडेंटिफाई हुए, 2 रिसर्च स्कॉलर आए हुए हैं, और वो गवर्नमेंट की स्कीम्स जमीनी स्तर पे कैसे क्रियान्वित होनी है, क्या होना है, उसमें क्या कमियां हैं, हम लोग को फीडबैक भी देते हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़ने का एक मौका, सुनहरा मौका इस समय मिल रहा है। अभी कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि नगर विकास विभाग भी अब यूनिवर्सिटी से जो पास आउट बच्चे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको इंटर्नशिप अपने डिपार्टमेंट में देगा। इसी तरह से अभी एक नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम अभी अनाउंस की गई है, कैबिनेट से उसका अप्रूवल भी होने वाला है। इसमें भी हमारी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे कॉलेज से पास आउट होते ही एक एक्सपोजर दिया जाए इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इसमें भी काफी काम चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो युवाओं के लिए चल रही हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताना मतलब बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, चाहे और भी कई सारे प्रोग्राम हो, सरकार इस समय बहुत ही शासन प्रशासन एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है।
और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने का प्रयास कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने पिछली बार भी आप लोगों से बात किया था कि आज से जब हम लोग कॉलेज में थे 10 साल 15 साल 20 साल पहले, जो शिक्षा होती थी वो केवल कमरे की चार दीवारी के बीच की शिक्षा हुआ करती थी। बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ही गिने चुने प्रोफेशनल कोर्स हुआ करते थे, जो एमबीए हो गया या इस तरह की बीटेक वगैरह कुछ हो गया, जिनमें कुछ इंडस्ट्रीज, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो वो उसको तो मार्केट से और अगल बगल बाहर के एनवायरनमेंट से तो मतलब ही नहीं होता था, केवल किताबी ज्ञान और किताबी चीजें ही होती। लेकिन आज के समय में हमारे पूरे देश में एक नया एक नवाचार हो रहा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा को मार्केट ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो क्या डिमांड है उसकी तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी शिक्षा उपयोगी हो, खासकर रोजगार परक हो। हम पढ़े तो ये ना हो कि पढ़ने के बाद अब क्या करें। कभी कभी हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस समय लोग ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे ये पता ही नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में कम से कम हमारे पास बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खुल गए हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आपको मार्केट से लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में जौनपुर में इतना बढ़िया इंक्यूबेशन सेंटर है। अगर किसी में टैलेंट भी है, प्रतिभा है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आज अगर आप ग्रेजुएशन करते हुए भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टअप जो हमारी योजना है उसमें रजिस्टर करा के आप बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। आपको ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंपस आपको ऑफिस प्रोवाइड करेगी, आपको प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी करेगी, गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने का। और ये जो कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया है ये इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता रहे, गवर्नमेंट के इंटेंशन के बारे में पता रहे। देखिए, लखनऊ से इतने वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ पे भेजा गया है, एक बड़े शिक्षाविद को आपके बीच में भेजा गया है, यही भरोसा दिलाने के लिए कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रोएक्टिव है। शासन प्रशासन मिल के आपको एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने का प्रयास कर रही है। बस आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और मौके का पूरा फायदा उठाना है। आप मौका जो आपको मिला है इस समय, इसे चूकना नहीं है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक मैं पेपर पढ़ रहा था, इसमें इतने सारे अब अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रही है। ऑनलाइन हमारा लाइब्रेरी का जो सिस्टम डेवलप हो गया यूनिवर्सिटी में भी, यहाँ पे भी मुझे पता नहीं बट हो सकता है हर यूनिवर्सिटी कैंपस को जो हमारे ग्लोबल जो लाइब्रेरी का वो सिस्टम है उससे भी कनेक्ट किया जा रहा है। मुझे पहली बार लाइब्रेरी का एक्सेस मिला था जब मैं जेएनयू में गया था 2005 में। तो वहां पे लाइब्रेरी मुझे मिली और लाइब्रेरी का सिस्टम पता चला, और वहां पे रह के अमेरिका की लाइब्रेरीज का एक्सेस हम लोग को रहता था। बहुत सारे बड़े बड़े जर्नल्स जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप की अलग अलग देशों में छपते थे, उन जर्नल को हमें एक्सेस करने का मौका मिलता था। और उससे ज्ञान में आपके इतना बढ़ोतरी होती है, आपका एक्सपोजर और आपका होराइजन इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आप बहुत कुछ चीजें अचीव कर लेते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। धीरे धीरे उस रास्ते पे हर डिग्री कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी उस पर आगे बढ़ रही है। हमारे परंपरागत जो ज्ञान था उसको कैसे आधुनिक ज्ञान के साथ मिक्स किया जाए। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कभी आप सोच सकते थे कि सोशियोलॉजी का बच्चा अगर हिस्ट्री का भी पेपर लेना चाहे तो वो ले सकता है। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अगर साइकोलॉजी का पेपर लेना चाहे तो वो ले सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो उस समय था कि भाई मेडिवल हिस्ट्री ले रहा है कि ज्योग्राफी ले रहा है कि पॉलिटिकल साइंस है कि सोशियोलॉजी है, बस ले लिया तो उसी में बस आपको ग्रेजुएशन करना है। हम कोर्स नहीं बदल सकते थे। मेरा मन करता था कि थोड़ा सोशियोलॉजी भी देखें क्या होता है कैसे होता है, बट इतना रिजिड सिस्टम था कि मैं सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकता था। लेकिन आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशियोलॉजी का भी एक्सपोजर मिल रहा है, आपको कंप्यूटर साइंस का भी एक्सपोजर मिल सकता है, आप इकोनॉमिक्स का लेना चाहें, किसी भी सेक्टर में आप चाहें तो एक जो इंटर डिपार्टमेंटल जो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई, ये भी बहुत बड़ी बात है और लगभग हर कैंपस में इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है।
आज इस कार्यक्रम में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि जो आगामी अगला कुछ समय है उसको बहुत ही बारीकी से आप लोग ऑब्जर्व करें। एज अ स्टूडेंट भी, एज अ यंग, आप लोग सारे यूथ हैं, यंगस्टर हैं, आप ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलने वाली है आगे आने वाले समय में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, G20 की बैठकें हमारे यहाँ पे यूपी में होने वाली। G20 आप लोग जितने भी पॉलिटिकल साइंस है, बाकी भी जो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का, और भारत को उसकी वो मिली है, अध्यक्षता करने को मौका मिला है, और होस्ट नेशन हम हैं इस बार। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को चुना गया है, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा और आगरा। इन 4 जिलों में कई बैठकें होंगी G20 नेशंस की, जो हम लोग पेपर में पढ़ते थे कि जिसकी बैठक कभी इंडोनेशिया में, कभी कहाँ कहाँ बड़े बड़े देशों में होती थी। अभी लास्ट ईयर माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे, आपने पेपर में पढ़ा होगा। अब वो सारी बैठकें हमारे देश में होंगी। एक ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है उसको सीधे उससे जोड़ने का हमें मौका मिलेगा। और अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि जहां जहां पे यूनिवर्सिटीज को भी तैयार किया जा रहा है, हर यूनिवर्सिटी को G20 के लिए भी तैयार किया जा रहा है कि आप अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे G20 के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो आगे आने वाला समय हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, और एज ए यंगस्टर हमें इन सारी अपॉर्चुनिटीज का पूरा प्रयोग करना चाहिए, इसको ऑप्टिमम इसका यूज करना चाहिए, और जीवन में जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको पाने के लिए आपको ये जो मौका मिला है उसको अपने अवसर में शामिल करते हुए और मजबूती से और तेजी से आप आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और यही हम सभी लोग बताने के लिए आपके बीच में इकट्ठे हुए हैं आज इतना अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, ये कार्यक्रम लगभग 2 घंटे से चल रहा है और सभी लोग इतने कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बुलाए गए होंगे। ये भी निर्देश था कि हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को बुलाया जाए और उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसके बारे में बताया जाए। तो मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद से, सारे हमारे लोगों के सुनने के बाद से, और मैंने जो बताया उसको सुनने के बाद से, आगे आने वाले समय में आप और भी मन से काम करेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग की आदत आप लोग अभी से डेवलप करिए। न्यूज़पेपर इंग्लिश में भी पढ़ा करिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं आप में से? 8, 10, 10, 20 लोग हैं, बहुत कम संख्या है। MBA के कितने स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे? देखो इतने बैठे हैं, आप लोगों को तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम, सबको ही पढ़ना चाहिए। मैं बताऊं, इंग्लिश पेपर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो इंग्लिश पेपर में कंटेंट वगैरह थोड़ा सा बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का होता है, अच्छा होता है। दूसरा, एक जो हमारा हमारा जो मेंटल एक बैरियर है कि हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे या नहीं बोल सकते हैं, ये बैरियर जो है वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने से काफी हद तक खत्म हो जाता है। मैं कुशीनगर में मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद से मैं दिल्ली चला गया मास्टर्स करने के लिए। JNU में गया था। आप लोग समझते हैं JNU उस समय अच्छा एक केंद्र हुआ करता था शिक्षा का। वहां पर मेंटल ब्लॉकेज की मैं बात कर रहा हूँ। आप ही लोगों के जैसे बैकग्राउंड या इससे भी हम तो कॉलेज, ऐसे कॉलेज में पढ़ाई की जहाँ पे कमरे वमरे भी ऐसे ही नहीं थे, वो टटिया डाल के वो मान्यता ले ली थी विश्व महाविद्यालय की, लेकिन कुछ था नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने वाले टीचर तो ऐसे भी नहीं थे। तो वहां पे जब मैं गया JNU में, तो वहां JNU में अमेरिका के भी स्टूडेंट आते थे, नॉर्थ ईस्ट के भी थे, इधर तमिलनाडु के और केरला के भी स्टूडेंट थे, हर जगह के स्टूडेंट थे। अब तो शुरू के 6 महीने तो मैं जब देखता था कि कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग टाइप का बंदा आ रहा है तो मैं रास्ता बदल लेता था अपना, कभी सामना होगा तो मैं बोलूंगा क्या, इस तरह की अंग्रेजी मेरी थी।
लेकिन उसके बाद फिर मैंने प्रण लिया कि नहीं, मुझे सीखना है। मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली। उस समय द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस काफी चलता था, तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दो अखबार में लेता था, उसको पढ़ता था। जो स्पेलिंग नहीं समझ में आती थी, कि इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, डिक्शनरी हमने खरीदी, हमारे एक बैचमेट ने हमें गिफ्ट किया था, वो सेंट स्टीवेंस का था, हमारा जो रूममेट था उसने गिफ्ट किया कि डिक्शनरी इसको ले लो। तो उस डिक्शनरी से उस वर्ड के मतलब निकाल के डायरी पे नोट करता था, पढ़ता था। एक साल में मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो गई कि मेरे दोस्त सब जो है वो मैक्सिमम हमारे दोस्त साउथ इंडियन बन गए, नॉर्थ ईस्ट वाले बन गए, विदेशी बन गए, हिंदी मीडियम वाले तो हमारे दोस्त कम रह गए। इतनी अच्छी अंग्रेजी हो गई, और इतनी अच्छी हो गई कि मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट भी अंग्रेजी में दे दिया। मतलब लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बड़ी बाधा है, लेकिन अगर आपका प्रण, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन करने की होनी चाहिए इच्छा शक्ति। मैं टीवी देखता था तो फिर अंग्रेजी चैनल देखता था, अंग्रेजी में न्यूज जो है वो न्यूज चैनल इंग्लिश में देखता था। इंग्लिश मूवीज देखने की आदत मेरी वहीं से शुरू हुई। हॉलीवुड की जो मूवीज होती थी वो सबटाइटल के साथ में देखता था, ऐसे तो नहीं समझ में आता था, सबटाइटल लगा दिया तो समझ में आता था। धीरे 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 मुझे अंग्रेजों की भाषा भी समझ में आने लगी, कैसे बोलते हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, हर जगह का एक्सेंट अलग है। लेकिन देखने से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप में सीखने की इच्छा शक्ति है तो जगह, परिस्थितियां कोई बाधक नहीं है, आपको उस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, आगे आने वाले समय में अपने सारे उसको इंद्रियों को सक्रिय रखें। आंख नाक कान, ये कहते हैं ना, जो विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, जानते हैं आप लोग 5 लक्षण कौन कौन से हैं? काक चेष्टा बकुल ध्यान, मतलब कौवे के समान चेष्टा और बकुले की तरह ध्यान। और क्या है? स्वान निद्रा, मतलब कुत्ते की तरह सोना है। कि थोड़ी सी, मतलब ऐसा गहरी निद्रा सो जाओ कि पता चला 6 बजे पेपर और 8 बजे आपकी नींद खुल रही है। तो काक चेष्टा बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा और अल्पाहारी, कम खाना है। ऐसा ना हो कि आजकल ऑनलाइन जोमेटो और कहां से सब लोग मंगाते हैं और पेट भरते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि वजन बहुत बढ़ रहा है, स्लिम रहना है, हमें तो जिम ज्वाइन करना है। तो 2 घंटा खाने में बर्बाद करेंगे, 2 घंटा जिम में बर्बाद करेंगे। अल्पाहारी के बाद लास्ट में आता है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि माँ बाप को लात मार के बाहर कर दिया, वो माँ बाप के प्रति प्यार रहे, सम्मान रहे, लेकिन अगर हमें स्ट्रगल तो अकेले ही करना पड़ता है। कहते हैं ना कि सोना जब खुद जलता है तभी तो कुंदन बनता है। अगर स्वर्ग आपको जाना है तो मरना आप ही को पड़ेगा। आपके पिताजी तो आपके लिए मर के नहीं आपको स्वर्ग भेज सकते हैं ना। स्वर्ग और नरक में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपको मरना होगा, तभी आप स्वर्ग जाएंगे, और आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। तो ये जो विद्यार्थियों के 5 लक्षण है, इसको आप लोग जरूर इसका पालन करें। जो यहाँ पे बातें बताई हैं, मैंने थोड़ा विषय से हट के भी आपको ज्ञान दे दिया, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इन लोगों को बताया था, प्रोफेसर साहब को और मैडम थी वीसी मैम, कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के बीच में आके मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे कहने से, मेरी बातों को सुनते, क्योंकि आप लोग हमसे थोड़ा सा अपने आप को जोड़ सकते हैं। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोगों से 10 साल 15 साल ऐसे ही बड़ा होऊंगा मैं। आप ही की तरह परिवेश से मैं भी आया हूँ, गांव के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे देख के आप लोगों को लगता होगा, और मैंने जो अपनी कहानी बताई, साधारण से बैकग्राउंड से निकल के और काम करने, मेहनत करने की इच्छा थी, मैंने किया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इस समय गवर्नमेंट ने, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें, आप देखिए कि कितना पॉजिटिव इकोसिस्टम पूरे प्रदेश में बना है। और यूनिवर्सिटीज भी प्रोएक्टिवली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो या किसी भी फ्रंट पे स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत तत्पर है। तो इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग हम सभी लोगों को करना चाहिए। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।